अब आपको ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमैनी के समर्थन में निकाली गई एक रैली की तस्वीरें दिखाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये विशाल रैली जो इस समय आप देख रहे हैं, ज़रा अंदाज़ा लगाइए ये कहाँ हुआ होगा। ये रैली ना तो ईरान में निकाली गई है और ना ही किसी और मुस्लिम देश में। ये तस्वीरें भारत की हैं और ये रैली लद्दाख के करगिल शहर में निकाली गई। कल यानी 14 जनवरी को करगिल में शिया समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में सड़क पर उतरकर ईरान का समर्थन किया और खमनेई का समर्थन किया। इस रैली में भारत और ईरान के झंडे एक साथ लहराए गए और अमेरिका और इजराइल का विरोध किया गया, उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। इस रैली में पुरुष और महिलाएं दोनों ही थी बड़ी संख्या में, और प्रदर्शनकारियों के हाथों में खमनेई की तस्वीरें और उनके समर्थन में बैनर थे। ये लोग खमनेई को रहबर कहकर नारे लगा रहे थे। अब रहबर का मतलब होता है मार्गदर्शक या फिर रक्षक, और इस रैली के बाद एक बड़ी सभा का भी आयोजन किया गया। इस प्रदर्शन का आयोजन इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट ने किया था, और इस ट्रस्ट का कहना है कि कारगिल के शिया मुसलमान ईरान और उसके सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमनेई को बहुत पसंद करते हैं और उनके समर्थन में ये सारे लोग एकजुटता दिखाना चाहते हैं। इन प्रदर्शनकारियों के मुताबिक उनका विरोध प्रदर्शन ईरान के साथ उनके धार्मिक और ऐतिहासिक संबंधों पर आधारित है, और इसीलिए वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के दखल और उनके हमलों का विरोध कर रहे हैं। आप इस रैली की पहले तस्वीरें देखिए और फिर आपको कारगिल और ईरान के ऐतिहासिक कनेक्शन के बारे में बताएंगे, और बताएंगे कि कारगिल में रहने वाले ये लोग आज ईरान का इतना समर्थन क्यों कर रहे हैं। लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित राज्य है और कारगिल यहाँ का एक शिया बाहुल शहर है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे लद्दाख में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी कारगिल में है, और यहाँ मुस्लिम आबादी है 76.87%। ये आंकड़ा हम 2011 का आपको दे रहे हैं। बौद्ध आबादी है 14.29% और हिंदू आबादी यहाँ पर सिर्फ 7.34% है। और कारगिल की मुस्लिम आबादी में 90% जो हैं वो शिया हैं, और इसी शिया फैक्टर की वजह से यहाँ के मुसलमान ईरान का समर्थन कर रहे हैं। ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया बाहुल देश है और अयातुल्ला खमनेई को दुनिया में शिया मुसलमानों का सबसे बड़ा और शक्तिशाली धार्मिक नेता माना जाता है। कारगिल के कई शिया ईरान को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शिया नेतृत्व का केंद्र मानते हैं। कारगिल से ईरान के ऐतिहासिक संबंध जो हुए उनकी शुरुआत 15वीं सदी से होती है, जब ईरान से शिया धर्म के प्रचारक लद्दाख आए थे, जिसके बाद इस क्षेत्र में ईरान का प्रभाव बढ़ा। और वर्ष 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद ये पहचान और मजबूत हो गई और कारगिल के स्थानीय शिया नेताओं ने ईरान के साथ अपने सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्तों को न सिर्फ बनाए रखा बल्कि उन्हें और ज़्यादा मजबूत किया। ईरान की संस्कृति और धार्मिक परंपराएं भी यहाँ के शिया समुदाय के जीवन का एक अहम हिस्सा हैं। और कारगिल में आप ईरान के असर को इस बात से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर ईरान के पूर्व धर्मगुरु और नेता इमाम अयातुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी के नाम पर एक चौक भी है। वर्ष 1989 में कारगिल के शिया नेताओं ने इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की थी, और उसके बाद से ये ट्रस्ट ईरान के धार्मिक विचारों का प्रचार और समर्थन इस इलाके में करता है। और कारगिल में ईरान के समर्थन में रैली का आयोजन भी इसी संस्था ने किया था। अब ईरान के बारे में कुछ नई जानकारी आपको बताते हैं जो शायद आपको ना पता हो। ईरान एक ऐसा देश है जिसमें कई विरोधाभास हैं। ईरान में एक तरफ दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को फांसी की सज़ा दी जाती है,
इसलिए कहा जाता है कि ईरान की जो सरकार है, सत्ता है, वो बहुत कट्टर भी है और बहुत सख्त सज़ा देती है, फांसी की सज़ा देती है। और फांसी के अलावा इस समय ईरान में छोटे छोटे अपराधों के लिए भी हाथ और पैर काटने जैसी बर्बर सजाएं दी जाती हैं। वहाँ पर एक छोटे से अपराध के लिए भी आरोपी का हाथ या पैर काट दिया जाता है। वहाँ पर महिलाओं को बिना हिजाब के घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ईरान एक ऐसा देश भी है जो शिक्षा, शहरीकरण, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और जेंडर इक्वलिटी के मामले में मिडिल ईस्ट का सबसे अग्रणी देश है और कई पश्चिमी देशों से इसकी तुलना की जा सकती है। ईरान मिडिल ईस्ट के सबसे युवा देशों में एक है, इसलिए इस समय हो रहे विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व भी वहां के युवा ही कर रहे हैं। ईरान में 89% लोग साक्षर हैं, लेकिन वहां के 15 से 24 वर्ष के युवा 97% साक्षर हैं और महिलाओं की साक्षरता दर वहां पर 96% है। वर्ष 2025 में ईरान की नेशनल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए 63% महिलाओं और सिर्फ 37% पुरुषों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया था। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में 70% ग्रेजुएट्स महिलाएं हैं। यहां तक कि ईरान के स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी 19% महिला बोर्ड की सदस्य हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं। एक तरफ ईरान में महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य है, लेकिन उच्च शिक्षा में महिलाएं पुरुषों से आगे हैं। ईरान में जो फर्टिलिटी रेट है वो है लगभग 1.7, यानी वहां की हर महिला औसतन 1.7 बच्चे पैदा करती है, जबकि ईरान के पड़ोसी देश पाकिस्तान में फर्टिलिटी रेट करीब 3.2 है और अफगानिस्तान में 4.7 है। ईरान में 77% शहरीकरण हो चुका है और वहां ज्यादातर लोग अब शहरों में रहते हैं। वहां की आबादी करीब 9 करोड़ 20 लाख है और ईरान के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी औसत जीवन प्रत्याशा 78 वर्ष है। यानी ईरान का युवा पढ़ा लिखा है, वो शहरों में रहता है, महत्वाकांक्षी है और लंबे समय तक जीता है। लेकिन वहां की कट्टरपंथी सरकार इन युवाओं की महत्वाकांक्षाओं को अब पूरा नहीं कर पा रही। ईरान का क्षेत्रफल करीब 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर है और इस हिसाब से यह मिडिल ईस्ट का दूसरा और पूरी दुनिया का 17वां सबसे बड़ा देश है। ईरान के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है और दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है। तो देखिए, जो नेचुरल गैस है और तेल है वो ईरान में किस कदर पूरी दुनिया से ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद वहां की सरकार युवाओं को नौकरियां नहीं दे पा रही, एक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं दे पा रही। ईरान की करेंसी लगातार गिर रही है और जब वहां का युवा इसका विरोध करता है तो उन्हीं की अपनी सरकार उन्हें सरेआम सड़कों पर गोली मार देती है और यही है गुस्सा ईरान के लोगों का। और क्या आप जानते हैं कि भारत की तरह ही ईरान भी एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता है और ईरान की सभ्यता कम से कम 5000 वर्ष पुरानी है। भारत की ही तरह ईरान को भी आप एक सिविलाइजेशनल स्टेट कह सकते हैं। ईरान शायद मिडिल ईस्ट का अकेला ऐसा देश है जिसे कभी गुलाम नहीं बनाया गया, जबकि मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश जैसे सऊदी अरब, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, पैलेस्टाइन, इराक, इजिप्ट, यमन और लीबिया ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा रहे हैं और पहले विश्व युद्ध के बाद इन्हें आज़ादी मिली। काफ़ी देर से ये सारे ऐसे राज्य हैं, ऐसे देश हैं जिन्हें बहुत देर से आज़ादी मिली है और उस समय ऑटोमन साम्राज्य उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और दक्षिणी यूरोप यानी 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। ईरान का एक ऐसा इतिहास है जिसमें उसका खुद का आर्किटेक्चर, उनकी पोइट्री, लिटरेचर और फिलॉसफी है। आज ईरान में भले ही दुनिया में सबसे ज़्यादा फांसी दी जाती हो, लेकिन दुनिया में मानवाधिकारों पर सबसे प्राचीन दस्तावेज भी ईरान से ही आया था और इसका नाम है साइरस सिलेंडर। आज से करीब 2500 वर्ष पहले एक शिलालेख पर इसे लिखा गया था और यह नाम ईरान के एक राजा के नाम पर रखा गया था और इस राजा का नाम था साइरस द ग्रेट। और इसमें धार्मिक आज़ादी, नस्लीय भेदभाव को खत्म करना और गुलामों को आज़ादी देने की बातें लिखी गई थी उस जमाने में 2500 वर्ष पहले। और वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र के ह्यूमन राइट्स चार्टर को बनाने की प्रेरणा भी ईरान के इसी शिलालेख से मिली थी। ईरान में आयतुल्लाह खमेनी का इस्लामिक शासन खत्म करना इतना आसान भी नहीं है। पिछले 47 वर्षों से खमेनी का ईरान पर पूरा नियंत्रण है और इस शासन को ईरान में रहकर कोई भी आज तक चुनौती न दे पाया है और न दे सकता है।
ईरान के प्रदर्शनकारी बहादुर तो हैं, लेकिन उनके पास सत्ता में बदलाव के लिए वहां का कोई लोकल राजनीतिक नेतृत्व नहीं है, लीडरशिप नहीं है उनके पास। ईरान में बदलाव तभी हो पाएगा जब वहां के सुरक्षा बलों और धार्मिक नेतृत्व में कोई फूट पड़े। वहां पर या तो सुरक्षा बल कोई विद्रोह करें या सरकार में आपस में फूट पड़ जाए और सरकार का ही एक हिस्सा विद्रोहियों के साथ मिल जाए। ये फूट बहुत जरूरी है, लेकिन फिलहाल वहां ऐसा कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहा। उनकी जो सुरक्षा बल है, सरकार है और वहां का जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये तीनों बिल्कुल एकजुट होकर एक टीम की तरह वहां पर डटे हुए हैं। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो वहां की मौजूदा सरकार इस हमले को एक विदेशी साजिश कहकर अपने पक्ष में देश के अंदर माहौल बनाएगी। यानी अमेरिका का हमला नहीं, बल्कि ईरान के अंदर ही सत्ता का संघर्ष शुरू होने से वहां कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। तो बाहर की जो शक्तियां हैं, जो दूसरे देश हैं, वो इन विद्रोहियों की मदद तो कर सकते हैं और हो सकता है ईरान पर हमला भी कर दें, लेकिन जब तक ईरान के अंदरूनी राजनीतिक सिस्टम में, जब तक ईरान के अपने प्रशासन में कोई फूट नहीं पड़ती, जब तक वहां पर आपस में मतभेद नहीं होते, जब तक ईरान में शासन करने वाले जो लोग हैं, वहां की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वहां की जो फौज है, वहां की पुलिस है, अगर ये आपस में इनमें संघर्ष शुरू होगा और वहां फूट पड़ेगी, तभी ईरान से खमेनी जो है उनकी सत्ता समाप्त हो सकती है, वरना ये इतना आसान नहीं होगा।